हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? 61 प्रैक्टिस सेट है हमारा और हम कर रहे हैं यहाँ पर DT+B TGT PGT के लिए, UP TGT PGT एंड EMRS BPSC जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन, और भी बाकी भी किसी स्टेट एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहेगा। ठीक है, पूरी सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर अब तक नहीं जुड़े आप मेरे साथ तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले चैनल को और जुड़ जाइए, ताकि सारी चीज़ जो वीडियोज़ हैं, जो भी मटीरियल है, उसका बेनिफिट आप लोग उठा पाएँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ के अंदर मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अच्छा, शेयर और लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और बिल्कुल गाइस एक कमेंट सेक्शन में एक लास्ट में एक मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको देती हूँ, उसका आंसर मुझे आपको ज़रूर करना है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर आफ्टर ठीक है वीडियो, एंड बिल्कुल गाइस ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेंगे क्या खास है आज की सीरीज़ के अंदर। और पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज आ रिवोल्ट अगेंस्ट। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये 1789 में आया था, है ना। 1789 में जाना जाता है इसको, और बिल्कुल हाँ, है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये जो रिवोल्ट था वो अगेंस्ट था एक्सप्लॉयटेशन के। ठीक है, जो शोषण हो रहा था उस टाइम पे, उसके एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था। वैन फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन। अच्छा, बिगिन कब हुआ है तो पहले ही मैंने आपको इसकी डेट भी बता दी है। तो बिगिन जो हुआ है आपका जुलाई 14, ठीक है, जुलाई 14 और 1789 में, डेट भी आप याद रख सकते हैं इसकी। तो जुलाई 14 1789 में ये स्टार्ट हुआ था। एन डैश ऑकर्स व्हेन देयर इज एन इंटेंशनल एरर्स इन द क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन ऑफ अ टेक्स्ट। जब किसी टेक्स्ट की क्रोनोलॉजी के अंदर या फिर टाइमलाइन के अंदर कोई एरर हो, मिस्टेक हो, तो वहाँ पर उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिक्रोनिज्म कहते हैं, एनाक्रोनिज्म कहते हैं, मोनोइज्म या फिर मालाप्रोपिज्म। देखिए, मालाप्रोपिज्म आप जानते हैं, किसी भी सेम वर्ड को अगर हम जैसे पिनैकल का पाइनएप्पल बोलते हैं ना, तो उस टाइप की चीज़ों में हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आप देखिए, डिक्रोनिज्म भी नहीं होगा, एनाक्रोनिज्म इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है कि क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे आप पहले टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, आप पहले से एंग्लो सेक्सन की बात करेंगे, फिर पहले ओल्ड इंग्लिश की करेंगे, फिर एंग्लो सेक्सन की करेंगे, फिर आपका एलिजाबेथन आता है ना। इस टाइप से आप चीज़ों को करते हुए चल रहे हैं। बट ये सीरीज़ ये एक तरीके से अगर बिगड़ जाए आपकी टाइमलाइन, पहले आप किसी और चीज़ की बात कर लें और जो बाद में आने वाली है उसकी पहले कर रहे हैं, पहले वाली चीज़ की बाद में बात कर रहे हैं, तो किसी भी टेक्स्ट के अंदर अगर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो बिल्कुल वहाँ पे एनाक्रोनिज्म हो जाएगा। डैश इज व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मल्टीपल सेंटेंसेज है ये सेंटेंसेस है गाइस। ठीक है, मल्टीपल सेंटेंसेस के अंदर अगर बिगिनिंग में बार बार एक ही वर्ड या फिर फ्रेज का रिपीटेशन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? एनाकोंडा, हाइड्रोटाफिया, एनाफोरा या फिर हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया तो पानी से जो डरते हैं उसको कहते हैं। तो ये सी ऑप्शन है हमारा, एनाफोरा। आप इसको जानते होंगे बिल्कुल मेरे हिसाब से, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, एन डैश ऑकर्स व्हेन समथिंग नॉन ह्यूमन। जब कुछ अमानवीय चीज़ें हों, सच एज एन एनिमल, प्लेस, जैसे कि कोई एनिमल इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो बिहेव्स इन अ ह्यूमन लाइक, वो ह्यूमन लाइक की तरह बिहेव्स करता है। क्या कहा जा रहा है? इम ह्यूमन चीज़ है और वो ह्यूमन लाइक की तरह बिहेव करती है, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो देखिए, एंथ्रो, मानव से क्या समझा जाता है? मानव को एंथ्रो से बात करते तो मानव की बात होती है यहाँ पे। तो पहला ही आपका आंसर है, यानी कि जब कोई इन ह्यूमन चीज़ हो, कोई एनिमल हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई इस टाइप की चीज़ें हो, प्लेस हो, तो वो अगर ह्यूमन की तरह लाइक बिहेव कर रहा है तो उसको आप लोग कह सकते हैं एंथ्रो, जो भी ये लिखा हुआ है, एंथ्रोपोमोरोफिज्म। ठीक है, एंथ्रोपोमोरोफिज्म। चलिए, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कह सकते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। अच्छा, एनाक्रोनिज्म की बात अभी हमने की थी, है ना। एनाक्रोनिज्म की बात तो अभी हमने की थी। ठीक है, जो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो, इंटेंशनली एरर हो चीज़ों के अंदर। अच्छा, जो एसिंडेटन होता है ना, एसिंडेटन, ये आपकी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। और ये क्या होती है गाइज? कोई भी फ्रेज है, कोई भी क्लॉज है ना, जानबूझकर, है ना, इंटेंशनली अगर ओमिट किया गया है किसी कंजंक्शन को, है ना, इंटेंशनली उसको सही रखने के लिए किसी भी एंड का, या फिर जैसे आपके और एंड बिटवीन इस टाइप के वर्ड्स रहते हैं जो ज्वाइन करते हैं, कंजंक्शन जो वर्ड होते हैं, उनको अगर आप लोग ओमिट करते हो, है ना, तो वहाँ पे एसिंडेटन रहता है। चलिए, डैश इज यूज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है,
इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ है एंड स्लैंग है, ठीक है, स्लैंग का यूज़ है। तो इट्स ऑफन यूज्ड बाय ऑथर्स टू लेंड अ सेंस ऑफ रियलिज्म, ये ऑथर के द्वारा एक वास्तविक चीज़ों को दिखाने के लिए और टू देयर कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर्स को वास्तविक दिखाने के लिए, और डायलॉग्स जो हैं उनको वास्तविक दिखाने के लिए चीज़ें रियलिटी के लिए यूज़ करता है कोई भी ऑथर। तो इसको क्या कहते हैं? तो ये होता है कोलोक्विलिज्म, ठीक है गाइज, ये होता है कोलोक्विलिज्म, सी ऑप्शन है आपका। द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू राइट इन टेज़ारिमा, सबसे पहला जो पोएट रहा है टेज़ारिमा लिखने के लिए, वॉज डैश हु यूज्ड इट फॉर हिज कंप्लेंट टू हिज लेडी, ठीक है, ये वर्क किसका है और किसने सबसे पहले जो है टेज़ारिमा को इसमें यूज़ किया है, ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश पोएट इनको माना जाता है। तो जॉन मिल्टन, पी.बी. शेली, जॉफ्री चौसर, एडमंड स्पेंसर। लेकिन टेज़ारिमा के लिए आप जानते हैं जॉफ्री चौसर को, और इन्होंने ही कंप्लेंट टू हिज लेडी में सबसे पहले इसका यूज़ किया है, ठीक है। चलिए, टेनिसन यूज्ड डैश स्टेंजा फॉर्म इन हिज लोटोज ईटर्स, इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, आप जानते हैं लोटोज ईटर्स, तो इसमें इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है, इसमें क्या यूज़ किया गाइज, इन्होंने टेज़ारिमा को किया है, स्पेंसर एंड स्टेंजा को, ओट्रावारिमा या फिर हीरोइक कपलेट। तो स्पेंसर एंड स्टेंजा की बात हो रही है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द राइटर्स ऑफ हीरोइक कपलेट, इनमें से कौन सा हीरोइक कपलेट का राइटर नहीं है? चौसर, ड्राइडन, पॉप, ये तीनों हैं। जो जॉन मिल्टन है वो आपके नहीं है, ठीक है, ये ब्लैंक वर्स में लिखते थे, तो जॉन मिल्टन आपके नहीं है, डी ऑप्शन पे आप जाइए। हाउ मैनी मैन, ठीक है, ये नैन कहाँ से हो गया? मैन है ये तो, ठीक है, ये आपका मैन है गाइस, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है, ये मैन है, ये मैन में दोबारा ही लिखना पड़ेगा मुझे लग रहा है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड गाइस, हाँ मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसको, ये MAN, ठीक है, मैन है। अच्छा, हाउ मैनी मैन रीन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले मैकबेथ, मैकबेथ प्ले के दौरान कितने जो किंग थे उन्होंने रीन किया है, शासन किया है स्कॉटलैंड पे? तो इस प्ले के दौरान अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ आपका आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका शायद 3, है ना, 3 ने किया है, ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 3 ने किया है। चलिए, किंग डंकन हो गए आपके, और फिर उनके बेटे को जो है बना दिया जाता है, जो बड़ा बेटा है मेलकम, उसको घोषित कर दिया जाता है कि वो राजगद्दी पे बैठेगा, और उसके बाद उसको वो तो मतलब भाग जाते हैं जो डोनाल्बिन और मेलकम है ना, छोड़ करके स्कॉटलैंड को, तो उसके बाद जो है मैकबेथ शासन करता है ना, तो 3 यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। हु किल्स बैंको, बैंको को किसने मारा था? देखिए मैकडफ है इसमें, फ्लेंस है, फ्लेंस कौन था? मैकडफ का बेटा था, ठीक है, तो मैकबेथ है, आप ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड है, ठीक है, बताइए। चलिए, तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन आपका, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। मैकबेथ ने कुछ लोगों को हायर किया था, इसको मर्डर्स को जो रहते हैं पेशे के लिए, पैसों के लिए मर्डर करते हैं, तो उनको लोगों को हायर करके इसको मरवा दिया था। चलिए नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी, डंकन्स की बॉडी को किसने डिस्कवर किया, किसने ढूंढा? तो ये आपका क्या बनेगा यहाँ पे, लेनक्स है इसमें, रोस है, मैकडफ है, डोनाल्बिन है, तो ये आपका हो जाएगा मैकडफ, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विद होम आर द, लाइक शेयर नहीं किया गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए एक फटाफट से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे, थोड़ा सा बेनिफिट मुझे भी हो पाए, है ना, ताकि थोड़ा बूस्ट हो वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए, विद होम आर द स्कॉट्स एट वॉर, इस प्ले के दौरान, मैकबेथ के दौरान जो स्कॉट्स थे वो किसके साथ उनका युद्ध चल रहा था स्टार्टिंग में? नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, फिनलैंड। तो देखिए स्टार्टिंग में बात करेंगे तो नॉर्वे के साथ चल रहा था इनका युद्ध, है ना, नॉर्वे की से ही तो विजय करके लौटे थे जब इनको एथेना काउडर बना दिया गया था, है ना। चलिए, विच नेशंस आर्मी इन्वेड स्कॉटलैंड एट द एंड इन मैकबेथ, तो मैकबेथ के एंड में कौन से देश की आर्मी है जिसने इन्वेड किया था इसको स्कॉटलैंड को? तो देखिए यहाँ पे आपका इंग्लैंड हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन, क्योंकि इंग्लैंड जाता है, उसके बाद इंग्लैंड भाग जाते हैं फ्लियंस भी और मेलकम और डोनाल्बिन भी। तो इसका जो ये होता है, इसका बेटा होता है मैकडफ जो होता है, जिसके द्वारा मारा जाता है फिर बाद में मैकबेथ को, तो मैकडफ जाके इंग्लैंड से हेल्प मांगता है कि भाई इसके विरुद्ध लड़ने के लिए आपको मेरे जो है साथ रहना पड़ेगा, तो यहाँ इंग्लैंड की बात हो रही है। हु किल्स डोनाल्बिन, डोनाल्बिन को कौन मारता है? मैकबेथ, मेलकम,
मैकबेथ, मेलकम, मेलकम तो उसका भाई है, मर्डर्स मारते हैं, फिर नॉर्मन। देखिए इसकी डेथ नहीं होती है, डी ऑप्शन करेक्ट है। जो डोनाल्बिन है इसको कोई नहीं मारता, इसकी डेथ होती नहीं है। चलिए, हु जोक्स दैट ही वर्क्स एट हिल गेट। मैकबेथ के अंदर कौन ये जोक मारता है कि ही वर्क्स एट हिल गेट। तो देखिए याद रखिए इस फ्रेज को बिल्कुल अच्छे से। तो ये जो है कौन कहता है, ये पॉटर कहता है। What title is Macbeth given after his victory described in Act 1? Act 1 में जैसे आप जानते हैं कि इसकी विक्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है, तो इसको कौन सा टाइटल यहाँ पर दिया गया था स्टार्टिंग में? तो थेन ऑफ काउडर नहीं, ये तो बाद में हुआ था। थेन ऑफ रॉस, तो इसके किंग ऑफ स्कॉटलैंड या फिर प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड। तो देखिए ये हो जाएगा थेन ऑफ रॉस, ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्टार्टिंग की बात है। Which of the following films is an adaptation of the play Macbeth by Shakespeare? तो यहाँ बताना है आपको कि कौन सी फिल्म जो है वो मैकबेथ पे बेस्ड है ना। मैकबेथ की स्टोरी को किसने अडेप्ट किया है इन मूवीज़ के अंदर? मकबूल है 2004 में आई थी, हैदर 2014 में, ओमकारा 2006 में और सात खून माफ 2011 में। तो देखिए इसकी बात करेंगे मकबूल, ठीक है, मकबूल जो है वो मैकबेथ के लिए है। हैदर की बात करेंगे तो हेमलेट, ठीक है, हैदर की बात करेंगे तो हेमलेट। ओमकारा की बात करेंगे तो ओथेलो, ओथेलो का एडेप्टेशन है। और ये जो सात खून माफ है ये एक नॉवल है गाइस, रस्किन बॉन्ड का नॉवल है, सुसन्नाज सेवन हस्बैंड। क्या है ये? सुसन्ना सेवन हस्बैंड, ये नॉवल है गाइस, किसका? रस्किन बॉन्ड का, ये उसकी एडेप्टेशन है, याद रखिएगा इसको। Who wrote dash lilies that fester smell far worse than weeds? बताइए। तो ये जो लाइन है ये किससे बिलोंग कर रही है? वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्सवर्दी, शेक्सपियर। तो देखिए शेक्सपियर की बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट की लाइन है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हु नेम्स द हिस्टोरिकल प्लेज ऑफ शेक्सपियर अ मिरर ऑफ किंग्स। जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज हैं उसको मिरर ऑफ किंग्स किसने कहा है? तो शीगल है ये, वाल्टर पेटर है इसमें, कॉलेज हैं और डाउडन हैं। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है ये आपका ए ही ऑप्शन है, सीगल हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन। वर्ड्सवर्थ ने जो पोएटिक थ्योरी अपनी दी है उसमें इन्होंने कुछ स्टेजेस दी हैं पोएट्री की। तो वो कौन सी स्टेजेस हैं जो पोएटिक कंपोजिशन की स्टेजेस कही जाती हैं? तो कितनी इन्होंने टोटल दी हैं? तो यहाँ बात करेंगे 4 की, ठीक है, 4 दी हैं इन्होंने टोटल। और इस क्वेश्चन में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन एज पर द थ्योरी ऑफ वर्ड्सवर्थ। कौन सी जो 4 स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं इनमें से? तो देखिए ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर रिकलेक्शन है, फिल्टरिंग है, कंपोजिशन है। तो देखिए ये सारी की सारी हैं गाइस, है ना, चारों हैं इसमें, ये इसमें चारों हैं। चारों जो हैं वो यही 4 की 4 आपकी जानी जाती हैं 4 स्टेजेस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन, ठीक। चलिए, वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज, वर्ड्सवर्थ के लिए जो इमेजिनेशन है ये क्या है? वर्ड्सवर्थ के लिए जो इमेजिनेशन है ये क्या है? तो इसमें जो है आपका कंबाइनिंग पावर है, क्रिएटिव फैकल्टी है, बोथ ए एंड बी या फिर नन। तो ये बोथ है गाइस, इसमें सी ऑप्शन है हमारे पास। कंबाइनिंग पावर भी मानते हैं ये इसको और क्रिएटिव फैकल्टी भी मानते हैं। नेक्स्ट, ये एक लाइन है गाइस, ये बतानी है कि कहाँ से आई है। हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। तो ये कॉमर्स, सैमसन एगनिस्ट, लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट। तो देखिए पैराडाइज लॉस्ट से है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ग्रेस वॉज इन ऑल हर स्टेप्स, ये भी एक लाइन है। ग्रेस वॉज इन ऑल हर स्टेप्स हेवन इन हर आई, इन एवरी गेस्चर डिग्निटी एंड लव। बहुत प्यारी लाइन है। तो ये बताना है कि कहाँ से है। पैराडाइज लॉस्ट बुक 5, पैराडाइज लॉस्ट बुक 6, पैराडाइज लॉस्ट बुक 7 या फिर 8। तो गाइज ये जो प्यारी सी लाइन है ये पैराडाइज लॉस्ट बुक 8 से है, याद रखिएगा इनको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच कॉमिक बुक सीरीज द कैरेक्टर लूसीफर कमेंट्स ऑन बेटर
टू इनहेल देन सर इन हेवन। आपको पता है कि पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी बुक, कॉमिक बुक सीरीज के अंदर लूसीफर इस कमेंट को करता है। कैसे कहता है? एज वी डिडंट से इट, मिल्टन सेज इट एंड ही वॉज ब्लाइंड, है ना। हमने ये नहीं कहा, ये मिल्टन ने कहा है और मिल्टन अंधा था। तो ये बात जो है, सबसे पहले बात करेंगे, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें, ठीक है। इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन है, यानी कि द सैंडमैन नाम की स्टोरी है, सीरीज है, सीजन ऑफ मिस बाय नील गेमैन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अ फुट ऑफ 3 syllables इन विच 1 लॉन्ग syllables, लॉन्ग को आप स्ट्रेस्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग को, लॉन्ग जी जो लॉन्ग होता है इसको आप स्ट्रेस्ड भी कह सकते हैं गाइस, ठीक है, स्ट्रेस्ड। और जो ये शॉर्ट होता है इसको आप अनस्ट्रेस्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड से जानते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक फुट है जो 3 syllable का है और जिसमें जो पहला है वो लॉन्ग syllable है और बाद के 2 जो हैं वो शॉर्ट syllable हैं। तो इसको पिरिक, एम्पी, ब्रश या फिर डैक्टिल या फिर एनापेस्ट क्या कहा जाएगा? तो देखिए, एक स्ट्रेस्ड और 2 अनस्ट्रेस्ड को हम कहते हैं डैक्टिल। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ मीट्रिकल फुट ऑफ 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। इसमें 2 सिलेबल होते हैं और दोनों ही आपके अनस्ट्रेस्ड रहते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो देखिए, जब दोनों ही अनस्ट्रेस्ड रहते हैं तो वो आपका बन जाएगा पिरिक। क्या होता है दोनों अनस्ट्रेस्ड वाला? वो हो जाएगा आपका पिरिक, ए ऑप्शन। फिर से एक क्वेश्चन है, अनस्ट्रेस्ड है इसमें सबसे पहले, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड। देखिए, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। तो देखिए, एक अनस्ट्रेस्ड होगा, सेकंड स्ट्रेस्ड होगा और थर्ड अनस्ट्रेस्ड होगा। ये होता है एमपी ब्रश में, ये हो जाएगा एमपी ब्रश में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर आपको देना है, मैं इसका नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। मैं वेट करूँगी आपके आंसर का, ज़रूर दीजिएगा गाइस। अच्छा, अब फुट ऑफ 3 syllables, 3 syllable का एक फुट होता है, इसमें अनस्ट्रेस्ड होगा सबसे पहला, मतलब 2 अनस्ट्रेस्ड होंगे और लास्ट वाला आपका स्ट्रेस्ड होता है। बताइए, तो देखिए ये आपके बन जाएंगे, पिरिक होगा, एमपी ब्रश है, ये ट्रॉके है या फिर एनापेस्ट है, क्या होगा इसका आंसर? तो ये आप, इसका जो आंसर है आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।